मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है मेरे दोस्तों। सो इसी के साथ हम वेलकमिंग ऑल ऑफ यू टू आवर न्यू एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। जी हाँ, न्यू एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, जहां पे मैं सूरज आपका फिजिक्स मेंटर स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है परफेक्ट लर्निंग क्लब। तो आज आपकी पहली क्लास होने वाली है, और आपकी ये पहली क्लास होगी सबसे इंटरेस्टिंग। जी हाँ, साथ दीजिए, आपकी ये क्लास होगी सबसे इंटरेस्टिंग, और आपको फिजिक्स में किस तरीके से फील करना है वो आपके ऊपर है, लेकिन हाँ, फील कराना कैसे है वो मेरे ऊपर है। तो बने रहिए हमारे साथ में, हम आपको देंगे 11th की फिजिक्स के गुड से गुड कंटेंट, अच्छे से अच्छे कंटेंट, और हाँ, आपको मिलेंगे मेरे क्लास के शेड्यूल वे में पूरी क्लासेस, और हाँ, इसके साथ में आपको मिलेंगे डीपीपी। जी बिल्कुल सही सुना आपने, क्लासेस के शेड्यूल के साथ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो इसी के साथ में शुरू करते हैं आपका फिजिक्स क्लास 11th का पहला चैप्टर, दैट इज फिजिकल वर्ल्ड। सो क्लास 11th के पहले चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? तो सबसे पहले फिजिक्स क्या है? जी बिल्कुल, फिजिक्स क्या है? जो ये दिन हो रहा है, जो ये रातें हो रही हैं, जो ये रेनबो बन रहे हैं, जो ये बरसात हो रही है, जो ये तारे टिमटिमा रहे हैं, इसका कारण ही फिजिक्स है। क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, कब होंगे, किस तरह होंगे, दैट एवरीथिंग इज फिजिक्स। इसी को फील करना ही फिजिक्स है, इसी के बारे में पढ़ना ही फिजिक्स है, इसी को समझना ही फिजिक्स है। एवरीथिंग वॉट एवर यू आर सीइंग दैट इज फिजिक्स। जी बिल्कुल, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, वहां पे भी क्यों हो रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ फिजिक्स। वहां पे टेम्परेचर क्या है, वहां पे प्रेशर क्या है, रूम टेम्परेचर के साथ में वायुदाब क्या, दुनिया भर की बातें जो भी चल रही हैं, दैट इज फिजिक्स। सो एक तरीके से कहा गया एनसीईआरटी में कि जो फिजिक्स होती है उसकी स्टार्टिंग जो है मानव जाति के साथ में ही हुई है। So let us give an view. So after knowing the physics, let's start again with our new view. So we are discussing about physical world. और इस फिजिकल वर्ल्ड में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये जो साइंस है वो एग्जैक्टली है क्या। क्योंकि जो फिजिक्स है दैट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। तो साइंस है क्या? साइंस भैया है सिस्टमैटिक attempt to understand all the natural phenomena साइंस अटेम्प्ट टू, यानी कि साइंस इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड ऑल द नेचुरल फिनोमिना। कहाँ तक? उसकी गहराई तक, उसके ऊपर तक का अध्ययन ही साइंस है। जैसे मान लो एग्जाम्पल में हमने सबसे पहले जो साइंटिस्ट लोग थे वो क्या करते, वो तो अगर एक पार्टिकल से ही शुरू कर सकते थे कि हाँ ये एक पार्टिकल है, हम लोग यहीं से स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन नहीं, साइंस ऐसा नहीं है। साइंस इज अ स्टडी ऑफ सिस्टमैटिक effort understand all the natural phenomena from the depth। मतलब हम एक पार्टिकल से भी शुरू कर सकते थे कहानी, लेकिन नहीं, साइंस को हमने अंदर तक तोड़ा। पहले पता चला इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, अब फिर इस मॉलिक्यूल्स को तोड़ा, इन मॉलिक्यूल्स को जूम करके देखा तो पता चला एक एटम होता है। अब इस एटम्स को जूम करके देखा तो अब पता चला कि एक एटम्स के अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो कि रिवॉल्व करते हैं। फिर इन रिवॉल्विंग पार्टिकल्स को भी बारे में सोचा गया कि किस तरीके से रिवॉल्विंग पार्टिकल जो है, इलेक्ट्रॉन है, क्या राउंड राउंड मोशन करते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं, या इसके तरीके से
या बहुत सारे ऐसे मत आए कि ये एक पार्टिकल ही है या एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन्स वेव है या इसका डुअल नेचर है। तो कई सारे ऐसे फिनोमिना जिसके अंदर से अंदर का अंदर की बातें जो है उसके अध्ययन में लाई गई। सो दैट इज साइंस। अब देखिए डिस्कस करते हैं कि जो साइंस होता है ये वर्ड बना कैसे। सो साइंस है भैया ग्रीक भाषा से लिया गया एक साइंटिया वर्ड हो, साइंटिया एक वर्ड है जहाँ से साइंस को लिया गया। और इस साइंटिया वर्ड का जो मीन होता है, द मीन ऑफ साइंटिया वर्ड इज टू नो। एग्जैक्टली द मीन ऑफ साइंटिया वर्ड इज टू नो, किसी चीज को जानना ही, दैट इज साइंस। और इसी तरीके से अपने संस्कृत भाषा में जो विज्ञान है, विज्ञान वर्ड आल्सो डिफाइन दैट नॉलेज। सो इन संस्कृता वर्ड और एक है फारसी वर्ड दैट इज आल्सो फॉर डिनोट्स नॉलेज, इल्म। इल्म इज द फारसी वर्ड, फारसी वर्ड स्पेलिंग जो भी हो, दैट इज फारसी वर्ड। इल्म डिनोट्स द नॉलेज एंड इल्म्स विज्ञान, साइंटिया डिनोट्स द साइंस। सो लेट स्टार्ट आगे। तो जैसा कि पता चला कि साइंस का वो मीन होता है टू नो, टू नो दैट इज मीन ऑफ जानना। सो अब जैसा कि पता चला कि नेचुरल फिनोमिना के बारे में जानना ही साइंस होता है, नेचुरल फिनोमिना के सीक्रेट्स को रिवील करना ही साइंस होता है। टू रिवील द सीक्रेट्स ऑफ नेचुरल फिनोमिना इज कॉल्ड द साइंस। बट हाँ, नेचुरल फिनोमिना को अंदर तक या इन डेप्थ एज सच एज पॉसिबल ही हम अध्ययन कर सकते हैं, उसे जान सकते हैं। उसके ज़्यादा अगर हम उसे जानने की कोशिश करेंगे तो वो और ब्रॉड होती चली जाएगी, पर इसकी एंडिंग नहीं है। सो वी कैन नॉट गेट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट आवर नेचुरल फिनोमिना। सो लेट अस स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल, विद एन एक्सक्लूसिव एग्जाम्पल। सपोज हियर इज अ कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड अच्छे से बना नहीं पाएंगे बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो सपोज इट्स अ कैरम बोर्ड, इट्स अ कैरम बोर्ड, हियर इज 4 होल्स। और यहाँ पे हैं भैया हमारे राधे भैया, यहाँ पे हमारे श्याम भैया हैं, यहाँ पे एक छोटी सी प्यारी सी लड़की है जिसका नाम है क्यूट कुमारी। ये इतनी छोटी नहीं कि मोबाइल फ़ोन नहीं यूज़ कर सकती, मतलब ये मोबाइल फ़ोन यूज़ करना जानती है। तो इसके हाथ में है मोबाइल फ़ोन और इसने कॉल किया अपनी मम्मी को, जो कि मम्मी इनकी बैठी हुई है घर पे, इनकी मम्मी बैठी हुई है घर पे, इनकी मम्मी बैठी हुई है घर पे। इनके पास आया कॉल इनकी बिटिया रानी का। ये कहते हैं कि मम्मी आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे कैरम बोर्ड खेला जाता है। मम्मी ने कहा चलो बहुत बढ़िया बात है, चलो सिखाओ कि कैरम बोर्ड कैसे खेला जाता है। तो राधे भैया और श्याम भैया खेल रहे हैं कैरम बोर्ड। सबसे पहले इन्होंने सारी गोटियों को बीच में रखना शुरू कर दिया। तो पहले उठाया श्याम भैया ने स्ट्राइकर, तुरंत क्यूट कुमारी ने मम्मी को फोन किया, मम्मी को इन्होंने फोन किया क्यूट कुमारी ने कि मम्मी इसमें एक स्ट्राइकर होता है। तो मम्मी को क्या पता चला कि इसमें एक स्ट्राइकर होता है। अब श्याम भैया ने जैसे स्ट्राइकर से मारा, सारी गोटियां अलग अलग हो गई, कुछ गोटियां इसमें भी चली गईं। तो क्यूट कुमारी ने फिर मम्मी से कॉल करके कहा कि मम्मी श्याम भैया ने स्ट्राइकर से जब हिट किया तो क्या पता चला कि सारी गोटियां बिखर गई, गोटियों पे उन्होंने हिट किया और कुछ गोटियां होल्स में चली गईं, और जो होल्स में गोटियां चली गई वो श्याम भैया की हो गई। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या दी क्यूट कुमारी ने मम्मी को कि इसमें एक होता है स्ट्राइकर। दूसरी इंफॉर्मेशन कि इसमें कुछ गोटियां चली गई तो वो श्याम भैया की हो गई। और एक इंफॉर्मेशन और दी थी इसी बीच में कि पहले उसे मारा जाता है कहाँ, बीच में रखे उन सभी गोटियों पर। फिर अब थर्ड रूल क्या हुआ, फोर्थ रूल, यानी कि ये थर्ड हुआ, सेकंड वाला बताया था कि इन्होंने मारा भी जाता है। राधे भैया कब टर्न आया,
लेकिन कब आया राधे भैया का टर्न? जब इनकी अगर एक गोटियों को, यानी कि जब इनकी गोटियां इनके पास में आ गई हैं होल्स में जाके, तो फिर टर्न किसका रहता है? श्याम भैया का ही। तो देखा इन्होंने बताया क्यूट कुमारी ने मम्मी को कि जब इनकी गोटियां इसमें चली गई हैं तब श्याम भैया का ही टर्न है। यानी कि चौथा रूल क्या बताया कि अगर गोटियां होल्स में आती हैं और जिन्होंने मारा है तो नेक्स्ट टर्न उसी का होगा। तो ये चौथा रूल बताया। फिर देखा इन्होंने कि श्याम भैया ने मारा लेकिन इस बार कोई गोटियां अंदर नहीं गई। तो क्यूट कुमारी ने मम्मी से कहा कि मम्मी श्याम भैया ने गोटियों को मारा लेकिन वो एक भी अंदर नहीं गई। तो अब आ गया टर्न राधे भैया का। तुरंत क्यूट कुमारी ने मम्मी से कहा कि मम्मी इस बार गोटियां नहीं गई लेकिन आ गया टर्न किसका? राधे भैया का। राधे भैया ने क्या किया कि यहाँ पे गोटियां थी तो राधे भैया ने यहाँ से रिवर्स मार के गोटियों को इस होल में डाल दिए। तो क्यूट कुमारी ने मम्मी के पास फिर से फोन करके कहा कि मम्मी राधे भैया ने इस बार रिवर्स मार के यहाँ से गोटियों को होल्स में डाल दिए। तो अब फिफ्थ रूल क्या पता चला कि रिवर्स भी मार के इसमें गोटियों को डाला जा सकता है। तो इस तरीके से कई सारे रूल्स बताई क्यूट कुमारी ने मम्मी को। बट क्या क्यूट कुमारी की मम्मी कैरम बोर्ड खेलना सीख गई? कैरम बोर्ड खेलना सीख गई? हालांकि क्यूट कुमारी की मम्मी कैरम बोर्ड खेलना सीख गई होंगी लेकिन इसके सारे फंडामेंटल्स के बारे में नहीं जान सकती। और ऐसे ही चाहे जो भी बड़े से बड़ा प्लेयर हो चेस का, अगर उसे खेल सकता है तो यहाँ पे गोटियों रखी को यहाँ से ऐसे रिवर्स 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 मार के हिला सकता है। यहाँ पे रखी गोटियों को अपने तरीके से, चाहे जिस तरीके से वो स्वाइप करके, ज़्यादा मैं प्लेयर नहीं हूँ कैरम बोर्ड का, बट स्टिल अपने तरीके से इसे होल्स में डाल सकता है। बट इसके तरीके बढ़ते चले जाएंगे। जितने तरीके से गोटियां पड़ी मिलेंगी उतने तरीके इसके बढ़ते चले जाएंगे। तो क्यूट कुमारी की मम्मी को इतना तो सोचना पड़ेगा कि कहाँ रखी गोटियों को कैसे होल्स में डालना है। तो ये डिफरेंट वे हो जाएगा समझने का। लेकिन हाँ, कोई इसके डीप नॉलेज नहीं ले सकता, अंत तक नहीं समझ सकता कि कहाँ पे रखी गोटियों को किस तरीके से मारना है, कहाँ पे रखी गोटियों को किस तरीके से मारना है कि वो गोटियां होल्स में चली जाएं। सो कई सारे इसके वेज होंगे लेकिन इनडेफिनेटली उसे समझ में नहीं आ पाएगा। हर एक के अलग अलग मूव्स होंगे। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये जो कैरम बोर्ड है ये एक नेचुरल फिनोमिना है। व्हाट इज नेचुरल फिनोमिना? नेचुरल फिनोमिना। और ये जो श्याम भैया और राधे भैया, इन्हें आप गॉड के तरीके से कंसीडर कर सकते हो कि ये जो गॉड है इस कैरम बोर्ड को चला रहे हैं, नेचुरल फिनोमिना को चला रहे हैं। और ये जो क्यूट कुमारी, इसे आप समझ सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं एज अ साइंटिस्ट जो कि इस नेचुरल फिनोमिना को देख के अपने अपने व्यूज दे रही हैं, अपने अपने थॉट्स दे रही हैं कि ऐसे मारने पे अपने अपने लॉस दे रही हैं, नियम दे रही हैं कि ये होते हैं इसके लॉस। और ये है क्यूट कुमारी की मम्मी जी, इसे कहेंगे हम लोग अपनी कम्युनिटी, आम जनता लोग, जिसे पता चलती है कि हाँ एग्जैक्टली ऐसा हो रहा। अगर पेड़ से फल गिरा, न्यूटन ने देखा कि हाँ ये नेचुरल फिनोमिना हो रहा, तो न्यूटन ने क्या किया? कम्युनिटी को बताया। आम लोगों तक ये बात पहुंची। कैसे पहुंची? एक लॉ के तरीके से, एक ग्रेविटेशनल लॉ के तरीके से पहुंची हम लोगों के पास में। सो ये साइंस है, इसका ये डेप्थ है। कभी भी इसके डेप्थ को हम नहीं जान सकते, बट हाँ उसके बारे में अध्ययन जरूर कर सकते हैं, उसके फिनोमिना के बारे में अध्ययन जरूर कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट व्यू। साइंस के फिजिक्स पार्ट या अदर पार्ट्स में कुछ ऐसी रिसर्च होती हैं, कुछ रिसर्च होते हैं जिसमें चेंजेस भी होते जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो सबसे पहले हमारे एक वैज्ञानिक थे कॉपरनिकस। आप देख पा रहे हैं कॉपरनिकस जी को? ये कॉपरनिकस जी हैं। इन्होंने मैं क्या बताऊं, जैसे 5वीं शताब्दी में, जैसे 5th AD में एक हमारे वैज्ञानिक थे, द नेम उनका नाम सभी को पता है, आर्यभट्ट। कौन? आर्यभट्ट। अब आप लोग उनकी इमेज भी देख सकते हैं। एज यू आर सीइंग 5th AD में आर्यभट्ट थे। इन्होंने क्या कहा था कि मान लीजिए सन है
सन को मैंने इलिप्टिकल बना दिया। मान लो यहाँ पे हैं सन, तो जो प्लैनेट्स होते हैं इनके चारों ओर जो प्लैनेटरी मोशन करते हैं वो सर्कुलर करते हैं। ऐसा बताया हमारे आर्यभट्ट साहब ने 5th AD में कि सर्कुलर मोशन करते हैं हमारे प्लैनेट्स। बट अब बातें चेंज हुई, आए 16th AD में कॉपरनिकस जी, कोई चेंजेस नहीं हुई 16th AD में कॉपरनिकस जी द्वारा। कॉपरनिकस जी को आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दिखाया गया यूजुअली। तो 16th AD में आए कॉपरनिकस जी, इन्होंने भी सेम थियरी प्रपोज कर दी, बट इन्होंने लिख के प्रपोज कर दी। आर्यभट्ट जो कि हमारे इंडियन थे, तो उन्होंने ऐसा बताया था 5th AD में, 5th and 16th AD। तो कॉपरनिकस जी ने बताया, कॉपरनिकस जी ने कि सन के चारों ओर सर्कुलर मोशन में करते हैं हमारे प्लैनेट्स मोशन, दैट्स कॉल्ड प्लैनेटरी मोशन, सिंपल। अब चेंजेस की बात आई तो बात हुई हमारे सबसे प्रसिद्ध फेमस वैज्ञानिक जोहानस केपलर ने अपने एक इनके साथी थे, मीन्स सहायक थे, उनका नाम था टाइको ब्रा। टाइको ब्रा की स्टडी को उठा के इन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया। टाइको ब्रा की स्टडी को, इनकी डिस्कवरी को इन्होंने एक मॉडल में अपने लिखित यानी कि अपने रिटन थियरी दे दी। क्या थियरी दी? उन्होंने थियरी दी कि जो सन होता है वो सन जो है उसके चारों ओर जो प्लैनेट्स होते हैं इलिप्टिकल वे में मोशन करते हैं। उनका जो रास्ता होता है इलिप्टिकल होता है और सन का जो पोजीशन होता है उस इलिप्टिकल के फोकस पे होता है। सो दिस इज द आवर प्लैनेट्स जो कि कर रहे हैं इलिप्टिकल मोशन, ऐसा बताया जोहानस केपलर ने। तो इस साइंस की थियरी में चेंजेस होती गई। अच्छा हाँ, जोहानस केपलर जी को आप देख लीजिए, इनकी ये पिक है। तो जैसा कि पता चला कि इनकी सबकी थियरी में चेंजेस होते गए और हमने ये सब पढ़ा भी। अब यूजुअली जैसे हम देखा जाएगा कि जैसे सबसे पहले देख लीजिए एटम्स की बात नहीं, देख लीजिए एटम्स में क्या हो सकता है, आया किसका, थॉमसन का, उसके बाद आया रदरफोर्ड का, उसके बाद आया बोहर्स मॉडल, उसके बाद दुनिया भर के मॉडल्स आए, थियरियां आई। तो ये सारे चेंजेस होते गए। इन चेंजेसों को साइंस की हिस्ट्री ने बदला भी। तो दिस इज द चेंजेस, जैसे जैसे डिस्कवरी होती गई वैसे वैसे चेंजेस होते गए। तो अब हम बात करते हैं एक्साइटमेंट की और स्कोप की। सो अब हम बात करेंगे स्कोप एंड एक्साइटमेंट की। किसकी स्कोप एंड किसकी एक्साइटमेंट? ऑफ साइंस की। साइंस में भी किसकी? फिजिक्स की। ओके, या हम यूजुअली ऐसे कहते हैं स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो हम बात करते हैं स्कोप एंड एक्साइटमेंट की। तो सबसे पहले इसका स्कोप क्या है? इसके स्कोप की बात की जाए तो हम देख रहे हैं यूजुअली डे टू डे लाइफ में कि एक छोटे से एटम से लेके होने वाले बड़े ज्वाल भाटा या बड़ी सुनामी, बड़े अर्थक्वेक तक स्टडी फिजिक्स करती है। मीन्स एटम्स के न्यूक्लियस से लेके
न्यूक्लियस से लेके सुनामी, अर्थक्विक तक का जो स्टडी है वो करती है फिजिक्स। छोटे पार्टिकल से लेके एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, मास का अगर हम इलेक्ट्रॉन के मास को ले लें तो 9.1 इंटू 10⁻31 से लेके 10⁻50 kg तक का जो स्टडी होता है वो फिजिक्स करती है। अगर हम लेंथ की बात कर लें तो एक न्यूक्लियस के साइज से लेके यूनिवर्स के साइज तक को मेजर करती है फिजिक्स। न्यूक्लियस के साइंस से लेके यूनिवर्स तक के साइंस को मेजर करती है हमारी फिजिक्स। और अब बात करते हैं अगर एक्साइटमेंट की, अगर हम बात करें अब एक्साइटमेंट की तो भैया इसके एक्साइटमेंट भी बहुत हैं। जैसे बात करते हैं अभी हाल ही में कोरोना महामारी आई, तो बायोलॉजिकल ही सही लेकिन है तो एक साइंस ही और एक फिजिक्स का योगदान ही रहा है उसमें। तो जैसे इस कोरोना की जो वैक्सीन आई, इसमें भी रिसर्च हुई इसकी, तो एक सबसे बड़ा एक्साइटमेंट ये रहा कि किसी ऐसी चीज का इन्वेंशन हो जाना जो लोगों के लिए हितकारी हो जाए, जो लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो जाए। दैट इज द एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, टू डिस्कवर अ थिंग that is helpful for everyone, for every person, that is the excitement of physics। और हाँ, अगर किसी ऐसी अनोखी चीज का, ऐसे अनोखे रहस्य का सामना या उसका खुलासा हो जाए तो भी एक बहुत बड़ी एक्साइटमेंट होती है, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं, जब बहुत ही पहले की बात है, जब मान लो हमारे पास में क्या नहीं थे, यूरेनियम नहीं था, यूरेनियम का डिस्कशन हुआ, क्या हुआ? तो जैसे हमारे पास में यूरेनियम नहीं था, यूरेनियम का डिस्कवर हुआ, तो यूरेनियम का जो डिस्कवरी हुई वो बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी। हालांकि ये ज़्यादा फायदेमंद, मतलब शांत के माहौल में तो फायदेमंद नहीं है, लेकिन युद्ध क्षेत्र में हर एक देश को सबसे ताकतवर बनाने का काम यूरेनियम ने किया। जैसे दुनिया भर में चलने वाले गाड़ियों की जो इन्वेंशन हुए, खोज हुए, तो ये जो गाड़ियां आई ये हमारे लिए हेल्पफुल हो गई। एक तरीके से हम जो भी डे टू डे लाइफ पे काम करें, दिस इज द चॉक, दिस इज द आवर ग्रीन बोर्ड, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ड्यू टू फ्रिक्शन। क्यों हो रहा? फ्रिक्शन हो रहा। आल्सो इज द फिजिक्स। तो हम छोटी से छोटी बातों को लेकर बड़ी से बड़ी बातों तक का जो अध्ययन करते हैं, ये एक एक्साइटमेंट की ही बात होती है। अगर हम यूनिवर्स में बात करें, चांद तारों की बात करें, चंद्रमा की बात करें, सूर्य की बात करें, दैट एवरीथिंग इज द एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। सो बने रहिए हमारे साथ में। आज हमारा बहुत ही बेसिक लेक्चर था, चूंकि अब 11th की फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके साथ में फिजिक्स को फील करते हुए चलेंगे। हाँ, लेकिन एक एक टॉपिक आपको बताया जाएगा। तो आज बात हुई स्कोप एंड स्काई, तो आज बात हुई व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज साइंस, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। और अब बात होगी फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी की, फंडामेंटल लॉज की और लॉज ऑफ नेचुरल फिनोमिना की। तो वेट टिल योर नेक्स्ट लेक्चर कम। बाकी अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। इसके लिए मैं नहीं प्रेफर करूँगा कि आप लोग नोट्स बनाइए, बाकी हाँ, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो स्टार्ट करिए। बाकी जैसे हम स्टार्ट करेंगे, एक लेक्चर और लेंगे फिजिकल वर्ल्ड का, बाकी नेक्स्ट लेक्चर से वी विल स्टार्ट मेजरमेंट्स एंड डायमेंशंस। दैट विल बी योर बेस्ट से बेस्ट लेक्चर दैट वी विल प्रोवाइड यू। और आपको बने रहना हमारे साथ में।